जहां आज आप सबके राजनीतिक विचार नहीं, राजनीतिक दल होने के नाते आपके आर्थिक विषयों पर विचार क्या है उसको प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। संजय चौधरी जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मुझे आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सदन के भीतर जो ये दावा किया है, तो इस दावे की पूर्ति के लिए आपके पास कार्यक्रम क्या है और आपके पास नीतियां क्या हैं? ब्रजेश भाई, आपका धन्यवाद। बहुत अच्छे विषय पर आपने आज की चर्चा रखी है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो उसका जो बजट था वो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास था और इस बार का जो बजट रखा गया है वो 8,08,000 करोड़ से अधिक का है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इन 7 सालों में जब 2 साल कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति लगभग डंप थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है। ये बजट साइज एकदम जस्ट डबल हो जाना 7 वर्षों में, ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को दर्शाने का मापदंड नंबर 1 है। दूसरा, मैं इसके समर्थन में आपको कुछ और तर्क रखना चाहूँगा। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद की थी 8.6 लाख मैट्रिक टन। ये किसानों से खरीदी थी और उन्हें नगद पैसा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 36 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा और किसानों को जो खरीदा उसका भुगतान उनके अकाउंट में किया। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का आर्थिक परिवर्तन आया और किसान के पास भ्रष्टाचार से मुक्त धनराशि उसके अकाउंट में पहुंची। तो जो बेसिक इकाई है कृषि और उसमें उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पन्न होता है, उसमें किस प्रकार से लोगों का मूलभूत परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैश क्राफ्ट के रूप में गन्ना है। 2017 से अब तक 46 लाख जो हमारे एग्रीकल्चरल किसान हैं उनको 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। दरअसल गन्ना उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक बोया जाता है और उसके भुगतान का एक बहुत पुराना संकट हमेशा से चला आया और ये जो हमने भुगतान किया है कि इसके पहले 2017 से 22 साल का आप अगर आंकड़ा निकालें तो उससे 22 साल को अगर आप मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भुगतान किया है वो उस 22 साल के मूल्य से भी 56,143 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दूसरा, हम उसको कैसे आंक सकते हैं? अगर कोई कृषि कर रहा है तो उसमें उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके साथ और रखूंगा कि औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ गई और इससे जो किसानों की औसत आय 370 रुपए प्रति क्विंटल से जो है वो 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की उसमें उसके हिसाब से वृद्धि हुई। तो जो और हमारी जो कैश क्राफ्ट है उसमें भी परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी, चीनी मिलें बेची जा रही थी, आज चीनी मिलें बढ़ रही हैं। बिना किसी औद्योगिक क्रांति के आप ये क्या क्लेम करते हैं कि उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट के तौर पर हम स्टैब्लिश कर पाएंगे? एंड पॉइंट नंबर 2, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हमें प्रयास भी उसी लेवल के करने पड़ेंगे। अभी जो मौजूदा प्रयास हैं इसका कम से कम 5 गुना ज़्यादा तेजी हमें दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कार्यक्रम और नीतियां बनानी पड़ेंगी। मैं उनका जिक्र चाहता हूं आपसे, बोलें। ब्रजेश भाई, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सेक्टर्स बनाए हैं। अलग अलग विभागों को 10 सेक्टर्स में हमने बांटा है और इसी में एक मंत्री के पास एक सेक्टर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके हर तीसरे हफ्ते में इसका जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं।
उत्तर प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सबसे ज्यादा हुई और 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू हो चुका है और एक वर्ष के अंदर लगभग 6.50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। देखिए, विकसित बनने के लिए जरूरी है कि उस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, मेडिकल अच्छा हो, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के मिलाकर हैं। इसमें एक और मूलभूत चीज देखनी होगी कि 2017 में उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीट लगभग 2000। थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में आपके आज विचारों के लिए स्थान देंगे। 1150 है और ऑलराइट, शुक्रिया।